सेक्शन 17 देख लेते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। यहाँ पे इन शॉर्ट यही बताया कि आपको कितना आईटीसी कब क्लेम करने को मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, वो वेरिएशंस उन्होंने एक्सप्लेन किए। सबसे पहला जो सबसेक्शन है वो बोल रहा है गुड्स और सर्विसेज विच आर पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस। कॉमन सेंस वाली कंडीशन, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को बिजनेस पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर रहे हो और पर्सनल यूज या अदर यूज के लिए भी यूटिलाइज कर रहे हो, तो उन गुड्स पे आपने जो भी जीएसटी पे किया होगा, क्या आपको पूरा एटीसी मिलेगा या प्रोपोर्शनेटली मिलेगा? प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए। अच्छा, प्रोपोर्शन किस बेस पे होगा? यूजेज के बेस पे होगा। उसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भाई यूज कितना आपने बिजनेस पर्पज के लिए किया और कितना प्राइवेट यूज के लिए, कैसे सेग्रीगेट हो। तो सेग्रीगेशन अगर पॉसिबल है और समझ में आ रहा है तो कोई भी एक प्रैक्टिकल रेशियो डिसाइड करके आप उस बेस पे उसका सेग्रीगेशन कर सकते हो। बट पॉइंट वही है कि जितना भी उस गुड्स को आपने पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज किया होगा उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आगे समझ में? तो सबसेक्शन 1 में इतनी कंडीशन है। नेक्स्ट देखें सबसेक्शन 2, गुड्स और सर्विस यूज्ड पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अगेन सेम कंडीशन आ गई यहाँ पे, लेकिन थोड़ा वेरिएशन है। अभी हम बात कर रहे थे कि एक गुड्स को आपने पार्टली बिजनेस के लिए यूज किया और पार्टली पर्सनल यूज के लिए। यहाँ पे क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर, सपोज आपने एक रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। अब ऐसा भी होता है ना कि एक ही रॉ मटेरियल से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, है पॉसिबल। प्रोसेस में आप थोड़ा सा चेंजेस करो, डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट गुड्स के साथ कंबाइन करो तो डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब अगर आप एक रॉ मटेरियल से दो फिनिश प्रोडक्ट्स अलग अलग बना रहे हो तो टैरिफ में वो दो फिनिश प्रोडक्ट्स सेपरेट गुड्स की तरह दिखेंगे। हो सकता है एक गुड्स के ऊपर जीएसटी लगता हो और दूसरे के ऊपर जीएसटी ना लगता हो, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में। अब पता है इसमें क्या होगा, जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, जो सिंगल रॉ मटेरियल था जिसपे आपने आईटीसी पे किया, क्या आपको पूरा आईटीसी क्लेम करने को मिलना चाहिए या नहीं? अब देखो, उसी रॉ मटेरियल से आपने 50% वो गुड्स बनाए जो टैक्सेबल नेचर के और 50% वो गुड्स बनाए जो एग्जेम्प्ट नेचर के। तो जो एग्जेम्प्ट नेचर वाले गुड्स में जितना भी रॉ मटेरियल यूज हुआ, कंडीशनली उसका आईटीसी तो आपको नहीं मिलना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे सबसेक्शन 2 में उन्होंने बोली कि इसमें भी अपने ऐसे प्रोपोर्शनेट गिन सकते हैं। जितना रॉ मटेरियल टैक्सेबल सप्लाईज बनाने के लिए यूज हुआ, जिसपे आगे टैक्स कलेक्ट होने वाला है, उतना आप आईटीसी ले लो, डिपार्टमेंट को क्या ऑब्जेक्शन है। लेकिन उसी रॉ मटेरियल से आप कोई दूसरे गुड्स बना रहे हो जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी के हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आपको उतना आईटीसी वो नहीं दे सकते। तो फेयर कैलकुलेशन है, इसमें किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा कि आपका आईटीसी चला गया। तो उतने पोर्शन पे एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे वो आईटीसी आपका कॉस्ट बन गया और बाकी के सप्लाईज पे जो आईटीसी है वो आपको क्लेम करने को मिल गया एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? तो सबसेक्शन 2 में ये कंडीशन थी। अब इसमें देखो, जो टैक्सेबल सप्लाईज की बात हो रही है ना, उसमें आप वो हाईलाइट कर लेना, टैक्सेबल सप्लाईज में जीरो रेटेड सप्लाईज को इंक्लूड किया हुआ है। ये बात मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर भी देता हूँ, आप एक बार उसको हाईलाइट कर लो। चलो देख लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना ये जीरो रेटेड सप्लाईज का पॉइंट क्या है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में तो एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, व्हाट इज टैक्सेबल, व्हाट इज जीरो रेटेड। बट क्रेडिट का जो पॉइंट है वो कैसे अप्लाई होगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, एक तरफ हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाईज की और उसमें हम इंक्लूडेड मान रहे हैं जीरो रेटेड सप्लाईज को। दूसरी तरफ जो सप्लाईज हैं वो कौन से नेचर के हैं, वो एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड में अपना वो नील रेटेड वाला भी कवर होता है, वो बात मैंने आपको तभी भी एक्सप्लेन की थी। तो ये दोनों चीज़ें साथ में रहती है। अब ऐसा है कि जो भी रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया या जो भी गुड्स आपने यूज़ किए जिसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ इनपुट टैक्स पे किया था, अब उस रॉ मटेरियल से कुछ पर्टिकुलर फिनिश गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए, ठीक है। इसकी बात नहीं करते, ये पॉइंट तो वैसे भी क्लियर है कि इसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं इन दो चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। तो एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से आपने फिनिश गुड्स बना दिए, उन फिनिश गुड्स को आपने सेल किया। अब इसका जो सेल है वो दोनों कैटेगरी में हो रहा है। ये वाला जो सेल है टैक्सेबल सप्लाई, वो कहाँ पे हो रहा है? लोकल मार्केट, ठीक है, वो यहाँ पे लोकल मार्केट में सेल हो रहा है। तो एक जो हमने फिनिश गुड्स बनाया, सेम फिनिश गुड्स है, लेकिन उसके कुछ यूनिट्स मैं लोकल मार्केट में सप्लाई कर रहा हूँ। जो लोकल मार्केट में सेल करूंगा, आपको सेल करूंगा, तो आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, तो वो कौन सी कैटेगरी में हो गया? टैक्सेबल कैटेगरी में। लेकिन यही फिनिश गुड्स का एक लॉट मैंने एक्सपोर्ट किया, ऐसा भी हो सकता है। अब एक्सपोर्ट किया तो जीरो रेटेड में आ गया। जीरो रेटेड में आ गया मतलब मैंने सामने वाले से कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं किया। अब पॉइंट ये है कि रॉ मटेरियल जो यूज हुआ उस पर इनपुट टैक्स तो पूरे पे किया, उससे बना हुआ फिनिश गुड्स आधा लोकल मार्केट में सेल करके जीएसटी कलेक्ट किया, आधा एक्सपोर्ट कर दिया जिसपे जीएसटी कलेक्ट नहीं किया। अब बात आती है आईटीसी की। तो इस पे मैंने जितना भी इनपुट टैक्स पे किया है पूरे का आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो जीरो रेटेड सप्लाईज में आईटीसी मिलता है, ये बात अपन ने तब डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये जो सप्लाई है इसमें भी आईटीसी क्लेम करने को मिलता है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। आपको याद है जीरो रेटेड में कौन से दो सप्लाईज कवर होते हैं?
एक तो अपना एक्सपोर्ट वाला कवर होता है, दूसरा कौन सा ट्रांजेक्शन था याद है किसी को? मैंने आपको डेफिनेशन का रेफरेंस भी दिया था, बताया भी था। हाँ, एक सेज वाला कवर होता है, तो एक्सपोर्ट या फिर सेल इन सेज एरिया, तो ये दोनों में से कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो जीरो रेटेड में कवर होता है। और पॉइंट यही था कि आप भले इसमें आउटपुट जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम करने को मिलेगा, ये हमने डिस्कस किया था। वही पॉइंट आपको रिलेट करा रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर जब जीरो रेटेड है, इस पर कोई जीएसटी कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो आईटीसी किसके सामने सेटल करेंगे? इसके सामने कर सकते हैं क्या? चलेगा ना? टैक्सेबल सप्लाईज लोकल मार्केट में बेचे तो उस पर कुछ ना कुछ जीएसटी आया भी तो होगा, तो उसी जीएसटी के सामने हम पूरा एटीसी, ये वाला पूरा एटीसी सेट ऑफ करना हो तो कर सकते हैं। मैथमेटिकली ये पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर अपने कोई नंबर्स को यहाँ पे डिसाइड कर लें तो उस बेस पे ये चीज़ क्लियर हो सकती है। नंबर्स भी ले लेते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। रॉ मटेरियल का जो आपने यूज़ किया उसको मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीज़ का रॉ मटेरियल था, जिसपे आपने जीएसटी पे किया था 12%। तो टोटल कितना पेमेंट हो गया? 1,12,000 हो गया। ये 12,000 रुपये जो आपने जीएसटी यहाँ पे भरा है, इसी के इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात यहाँ पे चल रही है। अब ये रॉ मटेरियल यूज़ करके आपने जब फिनिश गुड्स बनाया तो उसमें आपने और खर्चे किए होंगे, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा होगा, उसके बाद उसकी सेलिंग प्राइस आई होगी। मान लेते हैं कि ये फिनिश गुड्स जो है टोटल जिस वैल्यू पे बना उसकी वैल्यू हो गई 4 लाख रुपए, सारा खर्चा प्रॉफिट सब कुछ मिला के। अब ये जो पूरा गुड्स बना इसका 50-50% कर रहा हूँ। आधा गुड्स जो है, या रेशियो चेंज कर देते हैं, 3 लाख रुपीज़ का आपने सेल जो है वो लोकल मार्केट में किया, और बाकी का जो 1 लाख रुपीज़ का सेल है वो आपने एक्सपोर्ट कर दिया। चलेगा ये? अब ये 3 लाख रुपए का आपने लोकल मार्केट में सेल किया, इस पर जीएसटी कलेक्ट किया होगा या नहीं किया होगा? ऑब्वियसली किया होगा। अब गुड्स की कैटेगरी चेंज हो गई। रॉ मटेरियल पे 12% था, अब ये फिनिश गुड्स है, इस पे जीएसटी का रेट अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। अज्यूम कर लेते हैं कि इस पे 12% है, दैट डिपेंड्स के टेरिफ में क्या हो रहा है। तो ये 3 लाख पे तो आप 12% जीएसटी कलेक्ट करोगे ना कस्टमर से। कितना जीएसटी कलेक्ट होगा यहाँ पे? 36,000। ये आउटपुट टैक्स आपने कलेक्ट किया। अच्छा, इस 1 लाख पे कोई जीएसटी कलेक्ट होगा क्या? नहीं। तो ये तो नेट अमाउंट ये रहने वाला है, इस पे कोई जीएसटी आपने कलेक्ट नहीं किया। अब पॉइंट ये है कि देखो पूरे ट्रांजेक्शन में आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट हुआ? 36,000। इसको बनाने के लिए जो आपका रॉ मटेरियल लगा था उसमें आपका इनपुट टैक्स कितना गया था? 12,000। तो ये पूरा 12,000 इसके सामने सेट ऑफ कर ले तो चलेगा? तो बोला हाँ चलेगा। अब समझ आ रहा है? आइडियली तो ऐसा है कि जो रॉ मटेरियल में आपने 12,000 रुपये जीएसटी भरा है ना, इसमें से आधे या जो भी रेशियो होगा 3:1, ये गुड्स लोकल मार्केट में सेल हुए और ये वाला रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट हो गया। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा क्रेडिट इस अमाउंट के सामने ले लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो इन शॉर्ट, जितना रॉ मटेरियल इसमें यूज हुआ है उसका आईटीसी आप इसके सामने ले सकते हो। ये खुद डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर रहा है, और ये नंबर से अब समझ आ रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ऐसा करना अलाउड है। ये एक सिचुएशन हुई। दूसरा ये भी हो सकता है, आप बोलो सर पूरा एक्सपोर्ट कर दिया तो ये लोकल मार्केट में सेल किया ही नहीं, पूरा 4 लाख रुपए का गुड्स एक्सपोर्ट ही कर दिया, तो 1 रुपया भी जीएसटी कलेक्ट नहीं हुआ। अब किसके सामने वो 12,000 रुपये सेट ऑफ करे? तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रिफंड का। आप रिफंड का एप्लीकेशन करो, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पैसे आपको वापस कर देगा, ये पूरा 12,000 रुपये आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इन एनी ऑफ द सिचुएशन आपको पूरा आईटीसी मिलेगा, या तो सेट ऑफ करके या रिफंड करके, लेकिन पैसा वापस मिल जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में किस तरीके से कैलकुलेशन होगा? ये चीज़ यहाँ पे बोली। तो ये था जीरो रेटेड सप्लाईज पे आईटीसी कैसे सेटल करना है वो। और आपका अगर कुछ रॉ मटेरियल इन सप्लाईज के लिए यूज हुआ था तो उतना प्रपोर्शनेट आईटीसी तो आपका गया। वो बात तो पहले ही क्लियर कर दी थी, इसलिए मैंने उसको यहाँ नंबर्स में यूज नहीं किया। मेन ये पॉइंट समझाना था कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। आया समझ में? एमसीक्यू में इसका कैलकुलेशन आएगा, कोई एग्जाम्पल आएगा, तो उससे भी आपको समझ आ जाएगी। अगर अभी ये सिचुएशन क्लियर है तो अपने आगे बढ़ सकते हैं। पूछना है कुछ किसी को, कोई डाउट? ये एग्जाम्पल में कुछ नहीं समझ आया? क्लियर सारे पॉइंट्स? तो ठीक है, ये आपका सब सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है वो देख लेते हैं। सब सेक्शन 3 की बात हो रही है। सब सेक्शन 3 में स्पेसिफिक कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज की वैल्यूएशन कर लो, और वैल्यूएशन आप एक अपने तरीके से कर सकते हो। तो स्पेसिफिक यहाँ पे अभी कुछ बोला नहीं है। तो सब सेक्शन 3 में ना डिटेल में अपने नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, डायरेक्टली अपने चलते हैं सब सेक्शन 4 पे। हाँ, 17 का सबसेक्शन 4 ये भी एक स्पेसिफिक सेक्शन है, आईटीसी को लेके एक स्कीम है, एंड दिस स्कीम इज फॉर लिमिटेड एंटिटीज ओनली। एक उन्होंने बैंकिंग एंटिटी की बात की है, और साथ साथ में दूसरा एनबीएफसी का भी रेफरेंस है उसमें। ठीक है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन्स एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं, और एनबीएफसी को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वो कंपनी जो बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करती लेकिन लेंडिंग फैसिलिटी
लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो उनको अपने एनबीएफसीज बोल सकते हैं। ये बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन वाली कंपनीज ये जितनी भी हैं, ये सब इस कैटेगरी में कवर होती है। अब बैंक वालों को ये एक स्पेशल सेक्शन बना के दिया, आईटीसी का कैलकुलेशन जो होता है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उससे एक रिलीफ देने के लिए। अब आप समझो कि सिस्टम काम कैसे करता है। पहले एक बैंक के सिस्टम की अपने बात समझ लेते हैं। अगर कोई भी बैंकिंग अथॉरिटी है तो वो सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में तो आते ही है। बैंक इज अ सर्विस प्रोवाइडर। आप अकाउंट होल्डर हो नहीं हो, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज बैंक वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या किसी और से कोई सर्विसेज, कोई इनपुट, कोई कैपिटल गुड्स परचेज करने की जरूरत पड़ती होगी या नहीं? बैंक वाले अगर आपको सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें उनको भी कहीं से इनपुट सर्विसेज तो लेनी पड़ती होंगी। फॉर एग्जाम्पल है, बैंक वाले आपको नेट बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये नेट बैंकिंग का सारा जो सर्वर वाला काम है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो खुद ही मैनेज कर रहे होंगे या आउटसोर्स किया होगा? ऑब्वियसली आउटसोर्स किया होगा। आज हर मोबाइल, मतलब हर बैंक की अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है और वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक वाले तो ज़्यादा ही स्ट्रेस कर रहे हैं कि कस्टमर को जितना ब्रांच पे कम आना पड़े उतना अच्छा है, क्योंकि बैंक जाना एक टाइम वेस्ट करने वाला काम है और उनके बैंकिंग आवर्स अपने ऑफिस आवर्स से भी कम है। तो ऑफिस का काम छोड़ के ही जाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि आप ऑफिस आवर से पहले या बाद में चले गए, वो उनका ऑफिस आवर अपने से कम है। तो कहीं ना कहीं ब्रांच पे जाके ट्रांजेक्शन करना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। आपका कुछ ना कुछ जो टाइम होगा बिजनेस का वेस्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन से ये फायदा है कि आप सारे ट्रांजेक्शन घर पे बैठ के अपने ऐप से कभी भी कर सकते हो। वो इस पे फोकस कर रहे हैं। तो बैंक वाले कस्टमर को सर्विस देने के लिए खुद भी इनपुट सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, जिसकी कल हम बात कर रहे थे। आया समझ में? अच्छा, बैंक वाले आपको जो भी मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सारी सर्विसेज या तो टैक्सेबल होंगी, या ऐसे बोल सकते हैं चार्जेबल होंगी, या फ्री होंगी। कुछ सर्विसेज का बैंक वाले अपने अकाउंट होल्डर से कोई पैसा चार्ज नहीं करते, कुछ सर्विसेज का वो पैसा चार्ज करते हैं। जहाँ वो पैसे चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे वो जीएसटी कलेक्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सर्विस ऐसी हो जो टैक्सेबल है नहीं, मतलब वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो इनकी सर्विसेज को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ होंगी जो टैक्सेबल नेचर की रहेंगी, कुछ होंगी जो एग्जेम्प्ट नेचर की रहेंगी। समझ में आ रहा है? तो एक बैंक वाला आपको जो भी सर्विसेज दे रहा है, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं टैक्सेबल में, एग्जेम्प्ट में। अच्छा, बैंक वालों ने आपको सर्विस देने के लिए इनपुट सर्विसेज परचेज की होगी, जिसपे उन्होंने भी इनपुट टैक्स पे किया होगा ऐसा। अब बात आएगी इनपुट टैक्स के साथ आईटीसी क्लेम करने की। तो फिर से वही रेशियो, एक बैंक ने आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की उसमें जो टैक्सेबल नेचर की सर्विस है उसमें जितना भी इनपुट टैक्स या इनपुट यूज हुआ है उसका तो आईटीसी उनको मिलना चाहिए आइडियली, जैसे हर बिजनेस में होता है। और जितनी उन्होंने एग्जेम्प्ट सप्लाईज आपको की है उससे रिलेटेड जितना भी इनपुट टैक्स है उसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। ये सिंपल सिस्टम हो गया। तो बैंक वालों को क्या करना पड़ेगा, हर महीने कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इस महीने हमने अपने कस्टमर्स को कितनी टैक्सेबल सर्विसेज दी, कितनी एग्जेम्प्ट सर्विसेज दी, ठीक है। उसमें हमारा इनपुट कितना यूज हुआ, इनपुट सर्विसेज कितना यूज हुआ, उसका प्रपोर्शन गिनो, कितना आईटीसी आइडियली क्लेम करने को मिलना चाहिए और कितना नहीं, ये गिनो। और ये हर महीने की मेहनत है। और एक बैंक की कितनी ब्रांचेज होती है, कितना बड़ा सेटअप होता है, वो आप जानते हो। जो बड़ी बड़ी बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडिया में इनकी 5-5 हज़ार ब्रांचेज है पूरे कंट्री में। तो 5,000 ब्रांचेज का कैलकुलेशन भी 5,000 पार्ट्स में अलग अलग ब्रांच वाइज होता होगा। तो अकाउंटिंग टीम तो पूरा महीना यही गिनती रहती होगी कि मंथ एंड में ये डेटा रेडी करना है। समझ में आया? और थोड़ी सी भी गलती हो गई तो क्या होगा, नेक्स्ट मंथ करेक्शंस करके पेमेंट करो, बट विद इंटरेस्ट 18%, 24%, तो वो भी तो भारी पड़ेगा। तो बैंक वालों को प्रॉफिट दिखाना अपने इन्वेस्टर्स को, सारा पैसा कोई गवर्नमेंट को वो लोग ब्याज थोड़ी ना भरेंगे। तो ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ये तो आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा। इस कैलकुलेशन से रिलीफ देने का काम आपको ये सेक्शन कर रहा है 17 सबसेक्शन 4। अब क्या रिलीफ दे रहा है वो समझ लो। लमसम स्कीम है, बोलते हैं ना विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। थोड़ा आप लेट गो करो, थोड़ा डिपार्टमेंट लेट गो करेगा, लमसम कैलकुलेशन करके जाने देते हैं। अब डिपार्टमेंट ने आपको ये ऑप्शन दिया बैंक वालों को कि बोला आप एक काम करो, एक्चुअल कैलकुलेशन में मत पड़ो, कितना इनपुट टैक्स आपका टैक्सेबल से रिलेटेड है, कितना एग्जेम्प्ट से रिलेटेड, कितना क्लेम करने को मिलेगा, कितना नहीं, छोड़ दो। एक काम करो, जितना भी आपने आईटीसी पे किया है ना, इनपुट टैक्स पे किया है, उसका 50% क्लेम कर लो एज आईटीसी लमसम, बाकी का 50% भूल जाओ। समझ आया? आधा आधा कर लेते, 50% आप क्लेम कर लो, 50% लेट गो करो, क्योंकि उन्होंने इस रेशियो को इक्वल मान लिया। इन शॉर्ट उन्होंने बोला कि बैंक वाले जो भी सर्विसेज देते हैं 50% टैक्सेबल नेचर की होंगी, 50% एग्जेम्प्ट नेचर की होंगी। तो आईटीसी भी जो होगा 50% मिलेगा और 50% नहीं मिलेगा। ये लमसम है। आप बोले सर ये रेशियो कहाँ से आया? लमसम रेशियो है। लमसम का मतलब कि भाई रैंडमली गिन लिया। अगर आपको लगता है कि ये आपके फेवर में है तो यू कैन गो फॉर दिस स्कीम। अगर लगता है कि ये फेवर में नहीं है, इसमें तो बहुत सारा आईटीसी लैप्स हो जाएगा, तो करो ना एक्चुअल कैलकुलेशन, कौन मना कर रहा है? आया समझ में? तो 17 सबसेक्शन 4 ऑप्शनल स्कीम है बैंक वालों के लिए, इन तीनों के लिए, कंपलसरी नहीं है। तो आपका जिसमें बेनिफिट है आप वो करो।
आ गया समझ में। अब बैंक वाले एक्चुअल में क्या करते होंगे, बिना गिने लमसम में चले जाते होंगे या काउंट करते होंगे? काउंट तो करेंगे ना, अकाउंटिंग का स्टाफ होगा, इतना सैलरी पे कर रहे हैं, मेहनत करवाएंगे उनसे, बोले गिनो बैठ के क्या होता है क्या नहीं, और सारा सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है। ऐसा भी नहीं कि पेन पेपर लेके आप कैलकुलेटर चलाए जा रहे हो, सारा काम ऑनलाइन है। अगर डेटा ठीक से फीड किया होगा सिस्टम में तो सिस्टम कैलकुलेट करके दे देगा। अब बैंक वाले क्या करेंगे इसमें, एक्चुअली में उनका क्या रेशियो है वो गिनेंगे। अगर सपोज ऐसा है कि उनकी टैक्सेबल सर्विसेज 80% है और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज सिर्फ 20% है, तो उनके लिए क्या बेटर है, स्कीम में जाना बेटर है या एक्चुअल कैलकुलेशन बेटर है? आप बताओ। एक्चुअल, क्योंकि वहाँ 80% ऑफ द आईटीसी भी तो मिल जाएगा क्लेम करने को, और सिर्फ 20% लैप्स होगा। लमसम में चले गए तो 50% लैप्स हो जाएगा, और यही रेशियो अगर उल्टा है तो 30 एंड 70 स्कीम बेटर है। समझ आया? तो आपके लिए जो कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से सही हो, आप दोनों में से वो ऑप्शन सिलेक्ट करो। डिपार्टमेंट ने ऑप्शन देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, आगे आपको क्या करना है वो आपको देखना है। बोलो, ये बात समझ आ गई? तो सेक्शन बहुत छोटा सा है, बट वो आईटीसी क्लेम करना है नॉल, ये पूरी स्टोरी अपने समझते हैं। तो एक ही पॉइंट है कि या तो 50% जाओ, 50% भूल जाओ, या एक्चुअल कैलकुलेशन करो, वो दो ही पॉइंट है। समझ आ गया? तो ये आपका पूरा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट। एक प्रोविजो है, लेकिन बाकी कंडीशन मैंने पूरी बता दी। तो यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं क्लियर है, नहीं समझ आया तो बोलो। नहीं है मतलब क्लियर है तो फिर आगे अपने प्रोविजो डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट। एक बार सेक्शन की लैंग्वेज तो देख लो, अब रीड कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट छोड़ देना सिर्फ उसमें, बाकी का पूरा सेक्शन देख लो। ठीक है, क्लियर? सेक्शन में कोई डाउट? स्कीम समझ आ गई? बहुत सिंपल है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो रूटीन ट्रांजैक्शन है वो करना ही है। लमसम स्कीम में आपको अगर बेनिफिट होता है तो यूज़ करो। बैंक वालों को आइडियली ये करना चाहिए कि वो जितनी भी सर्विस आउटसाइडर्स को अपने कस्टमर को दे रहे हैं उसको दो कैटेगरी में बांट लेना चाहिए, टैक्सेबल वाली कितनी, एग्जेम्प्ट वाली कितनी। टैक्सेबल सर्विस कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बैंक का कितना इनपुट टैक्स खर्च हो रहा है, इनपुट पे, इनपुट सर्विसेज पे, कैपिटल गुड्स पे, वो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। और एग्जेम्प्ट वाले पे कितना खर्च हो रहा है, तो भाई जो भी रेशियो है, सपोज ये रेशियो है, तो फिर आप अपने इनपुट टैक्स का इतना % आईटीसी ले सकते हो, बाकी का आईटीसी आपको भूलना पड़ेगा। जो आगे अपन ने सबसेक्शन 2 में देखा वही बात हो रही है। लेकिन अगर आपको ये सब एक्चुअल कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है तो आप लमसम स्कीम में जा सकते हो, जो डिपार्टमेंट आपको ऑप्शन दे रहा है। जितना भी इनपुट टैक्स पे किया है, आधा क्लेम कर लो, आधा भूल जाओ, हाफ हाफ कर लेते हैं रैंडम। अब एकदम इक्वल रेशियो रख दिया ना, और कोई रेशियो भी उन्होंने नहीं बोला। तो चॉइस किसकी रहेगी, बैंकिंग अथॉरिटी की, एसएससी की, कि उसको कौन सी स्कीम में जाना है। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको यही करना है या वही करना है। आया समझ में? आता? अब जो प्रोविजो है, जो एक्सेप्शन करके जो लास्ट पॉइंट उन्होंने हाउएवर करके दे रखा है, वो क्या सिचुएशन है वो समझ लो। इसी में आपको ध्यान है, हम जब रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 25, तो उसमें बात हो रही थी कि अगर इंटर स्टेट आपकी ब्रांचेज है तो आपको सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, भले आपका पैन नंबर सेम है। वो पॉइंट याद है आपको? और स्टेट में ऑप्शन था कि विद इन द सेम स्टेट आपको सेम जीएसटी नंबर चलाना है तो ओके, उसमें भी आपको सेपरेट जीएसटी नंबर लेना है तो कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं। यही पॉइंट मैं यहाँ पे अभी रिलेट करने जा रहा हूँ। अब अपने नाम आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया। ये आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, एक सिंगल कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में भी रजिस्टर्ड है। तो इनका पैन नंबर तो एक ही होगा ना, या अलग अलग पैन नंबर होंगे? पैन नंबर तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का एक ही होगा। लेकिन इनकी ना पूरे इंडिया में 5000+ ब्रांचेज हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो ये सब सेम जीएसटी नंबर पे चल रही होंगी? नहीं, डेफिनेटली स्टेट वाइज तो डिफरेंट करना ही पड़ेगा उनको। अपने मान लेते हैं कि सारी ब्रांचेस का सेपरेट जीएसटी नंबर है, और होगा ही, क्योंकि वो ब्रांचेस भी तो अपना अकाउंटिंग अलग से करती हैं। इवन बैंक भी तो ये असेस करती होगी हमारी कौन सी ब्रांच से कितना बिजनेस जनरेट हो रहा है, तो वो कॉमन अकाउंटिंग में नहीं समझ आएगा। तो 5000 ब्रांचेस के 5000 सेपरेट जीएसटी नंबर उनके होंगे, ये बेसिक अजम्पशन है, अपने इसी पे चल रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि इंटर ब्रांच अगर हम बात करें, कितनी बार ऐसा होता है, अगर आप कभी बैंक में विजिट करो तो आपने देखा भी होगा उनके वर्किंग में कि भाई गोरदो रोड पे एक ब्रांच है, वेसू में ब्रांच है, वो लोग आपस में भी एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कैश की कभी अवेलेबिलिटी नहीं होती तो भाई हमारी ब्रांच पे कैश खत्म हो गया, दूसरी ब्रांच वाले को बोला आपके पास अगर आज के डे में सरप्लस कैश आपको लग रहा है कि नहीं जरूरत पड़ेगी, थोड़ा हमारे यहाँ भेज दो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो इंटर ब्रांच सर्विसेज, सूरत की ब्रांच, मुंबई की ब्रांच, उनके बीच में भी कोई सर्विसेज एक्सचेंज होती होंगी। ये सब सर्विसेज की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये जब सर्विसेज एक्सचेंज होती है तो हमने देखा था इंटर ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर या इंटर ब्रांच सर्विस एक्सचेंज अगर हो रहा है, इट मे बी विदाउट कंसिडरेशन। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कोई पैसे चार्ज नहीं कर रही, लेकिन स्टिल इट इज सप्लाई। ध्यान है पॉइंट आपको? सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 7 शेड्यूल 1 अपने बात कर रहे थे, ये उस पॉइंट से बातें लिंक हो रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि इंटर ब्रांच सर्विसेज एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है वो अपनी जगह, ये सब ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, उसको इस सेक्शन से अलग रखने के लिए बोला है। प्रोविजो में ये बात कर रहे हैं। तो जो 50-50 वाला रूल है ना अपना,
वो इन ट्रांजेक्शन्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अब बोले सर फिर इसको इंप्लीमेंट करें कैसे, अब कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, अब जो कैलकुलेशन है वो देख लो कैसे होगा। जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए पूरे महीने में, हो सकता है इंटर ब्रांच में एक दूसरे से कोई फीस चार्ज करते भी हो ना करते हो, दैट इज ओके। आप उन ट्रांजेक्शन्स को ना पहले तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, विद आउटसाइडर्स और दूसरा इंटर ब्रांच। ऐसा तो हो ही सकता है ना, पता चल जाएगा कि कितने सप्लाईज हमने आउटसाइडर्स को, कस्टमर्स को किए और कितने सप्लाईज अदर ब्रांचेस को किए। ये डेटा तो आपके पास होगा, पहले आप ये डिवीजन कर लो। फिर अगर आपको ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 की 50% वाली स्कीम में जाना है कि भाई आधा आईटीसी क्लेम कर लेंगे आधा जाने देंगे, ठीक है, तो वो स्कीम कौन से ट्रांजेक्शन्स पे एप्लीकेबल होगी, सिर्फ आउटसाइडर्स वाले पे। तो जो इंटर ब्रांच आपके ट्रांजेक्शन हुए उसमें आपने कंसिडरेशन चार्ज किया नहीं किया, उसमें आपने कोई इनपुट टैक्स पे करना पड़ा, क्योंकि इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन इट इज सप्लाई, तो हो सकता है उसमें जीएसटी आपको पे करना पड़ा, तो उसमें जो आपको इनपुट टैक्स पे करना पड़ा उसका आप पूरा क्रेडिट लो एक्चुअल डेटा के बेस पे। तो बोला कि ये वाले ट्रांजेक्शन में ना जो भी कैलकुलेशन एक्चुअल में हुआ है वही रेलेवेंट होगा, 50% वाली स्कीम अवेलेबल नहीं है। और ये वाले ट्रांजेक्शन में आपके पास चॉइस है कि आपको एक्चुअल कैलकुलेशन पे जाना है या 50% वाली स्कीम में जाना है। आगे है समझ में? तो सारे ट्रांजेक्शन्स को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है। इसके लिए पीछे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा, बट अभी थियोरेटिकली समझ लो कि बात क्या है, नंबर्स के साथ इसको गिन लेंगे। आए कुछ समझ में? तो जो भी बैंक इस सेक्शन में आना चाहती है पहले उनको ये डिवीजन कर लेना चाहिए। स्टार्ट ही वैसे करो ना तो आपके लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। इसमें सेक्शन अवेलेबल नहीं है, इसमें सेक्शन अवेलेबल है, दो पार्ट में कैलकुलेशन होगा और लास्ट में टोटल कर लेंगे। यहाँ से 50% में अगर गए तो कितना एटीसी अवेलेबल है और यहाँ एक्चुअल में गए तो कितना एटीसी अवेलेबल है, दोनों को प्लस कर लो, बात खत्म हो गई। तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। डन, ये क्लियर? तो ये आपका पूरा 17 सबसेक्शन 4 इस प्रोविजो के साथ अब कंप्लीट हो। लास्ट पॉइंट आप रीड करके अब देख लो। कुछ भी क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। अभी आपको सिर्फ थियोरेटिकली कंडीशन क्लियर हो गई ना, मोर देन इनफ। अभी आप नंबर्स पे साथ मत कैलकुलेट करना कि यार नंबर्स के कैसे कैलकुलेशन होगा, वो मैं जब सम कराऊंगा तो आपको पूरा कंप्लीट समझ आ ही जाएगा। लेकिन थियोरेटिकली मैंने अभी जितना बोला, अगर आपको कंडीशन क्लियर है इट इज मोर देन इनफ, अभी के लिए काम हो गया, उतना समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो 17 सबसेक्शन 4 आपका इसके साथ यहाँ पे पैकअप है। नेक्स्ट जो सबसेक्शन है वो इस सेक्शन का लास्ट पार्ट है और वो सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल और रेलेवेंट एग्जांपल्स डिस्कस होंगे, तो आपको मजा भी आएगा और इतना हार्ड नहीं है, टेक्निकल नहीं है, जितना ये हैवी लग रहा था उतना नहीं लगेगा। ठीक है, चलो ध्यान देना। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना दैट इज 17 सबसेक्शन 5, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। नॉन अवेलेबिलिटी, इसको ब्लॉक क्रेडिट्स भी बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में सेक्शन 17 का टाइटल था ना, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, तो ब्लॉक क्रेडिट इसके लिए बोला है। हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज सप्लाईज की बात होगी उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा, इसलिए बोला नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। तो एक एक करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दिस इज अ नेगेटिव लिस्ट है। इसको पढ़ने का अप्रोच क्या रहेगा कि ए पॉइंट में जो लिखा है उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। अब अगर ए पॉइंट में कुछ भी उन्होंने लिखते लिखते लास्ट में ऐसे लिख दिया ना एक्सेप्ट या अदर देन, तो उसमें आईटीसी मिलेगा। ये नेगेटिव लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट ए डबल ए बी बी जो भी है, ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर दोज इन विच आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। बट अगर उन्हीं ट्रांजेक्शन्स में कहीं एक्सेप्ट या अदरवाइज या अदर देन आ गया तो उसका मतलब क्या है कि उन ट्रांजेक्शन्स में आईटीसी मिलेगा। तो मैं आपको टिक मार्क और क्रॉस करवाता जाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अभी स्टार्टिंग में एक बार आपको बता दिया। देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी थे जो हम पढ़ रहे हैं, वो अमेंडमेंट के बाद ही पढ़ रहे हैं। पहले एक क्लॉज देखते हैं कहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर आपने मोटर व्हीकल परचेज किया, मोटर व्हीकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी हो सकता है, आपने मोटर व्हीकल परचेज किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पीपल इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो बोल रहे हैं कि इसमें आप जो जीएसटी भरोगे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल, आपने एक 4 व्हीलर एक गाड़ी परचेज कर ली। अब गाड़ी परचेज करने के बाद उसमें जो आपने पेमेंट किया होगा उसमें जीएसटी तो लगता है ना, कार परचेज पे भी जीएसटी है, लेकिन वो कार आपने खरीदी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसमें आपने जो भी जीएसटी दिया उसका आपको कोई आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसका जो यूज़ है वो पर्सनल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर लिखा है बट उसका मतलब टैक्सी सर्विस की बात नहीं हो रही। गाड़ी कोई खरीदेगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होगा या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा वर्ड यूज़ किया है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मतलब नॉर्मल गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है तो ट्रक या टेम्पो वो सब कैटेगरी में चला जाता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट में कौन से मोटर व्हीकल है जिसमें आप और मैं ट्रैवल कर सकते हैं, कार की बात हो रही है, 2 व्हीलर की बात हो रही है, उस पर पे किए हुए जीएसटी का नॉर्मली आईटीसी नहीं मिलता, ये यहाँ पे बोला। और अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, ये कुछ आइडिया है?
जो भी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसकी कोई अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी होती है क्या कि इतने लोग इस पे बैठ सकते हैं? इंडिया में कोई मानता है इस बात को? नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। आरटीओ के हिसाब से अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी होती है, और आप अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, आरसी जो अपने बोलते हैं, उस पर आप देखना लिखा होता है। एक्टिवा का पासिंग करा है तो उस पर लिखा होता है अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 2 पीपल। बैठते कितने रास्ते में देखा होगा, है ना, ठीक है। ऑटो रिक्शा में भी ऐसी एक कैटेगरी होती है, गाड़ी में भी होता है 5 सीटर 7 सीटर, लेकिन 5 सीटर में कितने लोग जा रहे होते हैं वो देखने जैसी बात होती है, ठीक है। खासकर तो आप ऑटो रिक्शा में देख लो या बाइक पे देख लो, मैंने बाइक पे 5 लड़के बैठे हुए देखे एक साथ, ठीक है। वो पांचवा वाला कहाँ बैठा था मुझे पता ही नहीं चला। बोला भाई तू हवा में बैठा है, तेरे को पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली में सीट पे जगह नहीं है, तू कैसे बैठा हुआ है उसको ही पता है, और उसको डर भी नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा तो चोट लग जाएगी। आराम से बैठ के जा रहे हैं, और ऐसे भी नहीं एकदम दुबले पतले थे, भारी भरकम भी थे उसमें, और बाकी जो थे वो नॉर्मल वेट वाले भी थे। ऐसे भी 5 लोग बैठे हुए, तो एडजस्ट कर लेते हैं लोग, ठीक है। एडजस्टिंग नेचर अपने इंडियंस का, तो अच्छी बात है। ऑटो रिक्शा में खास देखा होगा, ठीक है, वो सुबह वो मजदूर नहीं आ रहे होते सारे एक साथ, जो वर्कर्स आ रहे उनका क्या है, तो कॉस्ट कटिंग करनी होती है कि भाई कम पैसों में ट्रैवल करना है। तो ऑटो रिक्शा की सीटिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से आइडियली? 3 लोग ना, कितने बैठे होते हैं? 3 तो वो ड्राइवर के आजू बाजू बैठे होते हैं, ठीक है। आपने तो स्कूल में फेस किया होगा ना, स्कूल ऑटो में आप गए होगे, तो एक वो जो सोफा सीट होती है, ठीक है, उस पर 4-5 बच्चे बैठे, फिर वो सामने एक वो ऐसे लकड़ी का प्लैंक होता है ना, उस पर और 5 बच्चे बैठे हैं। अच्छा, बैठना भी ऐसे पड़ता है ना कि वो पैर भी ना ऑल्टरनेट रखने पड़ते हैं, नहीं तो घुटने एक दूसरे से टकराएंगे तो बैठ नहीं पाओगे, तो ऑल्टरनेट बैठो। फिर एक वो पीछे भी जगह होती है सोफा सीट के पीछे, उसमें भी 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं, और बच्चे बिठाना है तो ड्राइवर के आजू बाजू एक बैठ गया, तो कम से कम 17-18 लोग बैठे हैं एक रिक्शा में, ठीक है। ये आपने देखा होगा। अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 3 एंड एक्चुअल जो सीटिंग हो रही है उसके अंदर वो 15 to 17। अभी लास्ट मंथ का एक वीडियो भी आया था, आपने देखा होगा, यूपी में एक ऑटो वाले को रोका पुलिस वाले ने, 27 लोग निकले अंदर से। सच में आप देखना है, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगा। एक्चुअली में पुलिस ने वीडियो बनाया, एक एक करके उनको उतारा, तो पूरे 27 लोग अंदर से निकले। सोचो एक ऑटो रिक्शा में 27 लोग बैठे हैं, तो कैसे एडजस्ट करके बैठे होंगे अपने आप को। इतनी जगह होती भी नहीं उसके अंदर, लेकिन फिर भी इतने लोग बैठे हैं। तो ओवर क्राउडेड जो है व्हीकल में होना, अभी अपने यहाँ सूरत में बसेस में भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे। जो सिटी बसेस है ना, वो भी बहुत ओवर क्राउडेड हो रही है, और एक्चुअली बहुत रिस्की है। मतलब लोग एक्चुअली में लोकल ट्रेन वाली हालत है, बस के बाहर लटक के ट्रैवल कर रहे हैं, और वो इतना रिस्की है कि अगर थोड़ा भी कुछ हो गया और कोई गिर गया तो उसको बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है। लेकिन मीडिया में काफ़ी आ रहा है कि लोकल अथॉरिटीज़ को इसका कुछ करना चाहिए, या तो आप बसेस को बढ़ाओ या ओवर क्राउडेड मत होने दो, इसका ध्यान रखो। और लोग भी लाइटली ले रहे हैं उस चीज़ को कि भाई नई जगह है तो दरवाजे के बाहर लटक के भी चले जाएंगे, खिड़कियों पे लटके हुए, अंदर बैठने की जगह नहीं है। तो इतना रिस्क लेना अपने खुद की लाइफ के साथ भी ठीक नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों तरफ से, अथॉरिटीज़ की, अपनी खुद की भी है। तो अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी जो यहाँ पे बोला है वो कितनी है यहाँ पे? 13। अच्छा, वो भी क्लियर किया, उनको पता, जैसे 13 बोलेंगे ना सर ड्राइवर अलग से ना कि इंक्लूडेड, वो कन्फ्यूजन भी आएगा, तो वो भी लिख दिया उन्होंने, ड्राइवर इंक्लूडिंग ना। तो 13 पीपल की अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो ड्राइवर के अलावा बाकी 12 लोग बैठ सकते हैं। अगर उतनी अप्रूव्ड कैपेसिटी तक का व्हीकल है और आपने उसको परचेज किया, तो उसके जीएसटी का आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ये बता रहे हैं। अब आप सोचो, जहाँ 3 की अप्रूव कैपेसिटी है, अपने यहाँ 27 बैठ सकते हैं, तो जहाँ 13 की कैपेसिटी है वहाँ पे एक्चुअली में कितने बिठा लेंगे लोग, ठीक है। हाँ, तो फिर काउंटिंग ही नहीं कर सकते, कितना गिनेंगे, तो इतने सारे लोग बिठा लेंगे। लेकिन अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से काउंटिंग होगा, नहीं तो ऑटो रिक्शा भी कवर हो जाएगी इसमें 13 से ज़्यादा वाले में, तो ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक्सेप्ट करके जो आया वो दिख रहा है आपको सेंटेंस में? अभी जो एक्सेप्ट के बाद जो कुछ भी है ना, उसमें एक्चुअली आईटीसी मिलेगा, ये मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में। नॉर्मल रूल ये कि 13 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी जितना मोटर व्हीकल, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाला, गुड्स वाला नहीं, अगर आपने वो परचेज किया तो उसमें आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्ट में जो कंडीशन आने वाली है वहाँ आईटीसी मिलेगा। आपको समझ भी आ जाएगा ऐसा क्यों। फर्स्ट पॉइंट देख लो। फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। इसका मतलब आप नोट कर लेना, वहाँ पे ना वो कार डीलर की बात हो रही है, जो कार बेच रहा है, ठीक है, डीलर की बात हो रही है। अब ऑटोमोबाइल का बिजनेस इंडिया में कैसे वर्क करता है आपको मे भी बेसिक आइडिया होगा। अगर सपोज आप एक कार परचेज कर रहे हो, कोई भी कंपनी की, होंडा की कार है, ह्युंडई की कार है, टाटा मोटर्स है, कोई भी ब्रांड है। अब जैसे ह्युंडई में है तो नवजीवन मोटर्स, ठीक है, नवजीवन मोटर्स का डीलरशिप सूरत में काफ़ी पॉपुलर नेम है, तो वो ह्युंडई की गाड़ी बेच रहे हैं। तो ह्युंडई की जो गाड़ी है वो नवजीवन मोटर वाले ने ह्युंडई कंपनी से खरीदी है, वो तो सिर्फ इंटरमीडिएरी है। वो क्या कर रहे हैं, ह्युंडई कंपनी से कार परचेज कर रहे हैं, अपने शोरूम पे रख रहे हैं, फिर आप जब खरीदने आ रहे हो आपको गाड़ी बेच रहे हैं और अपना मार्जिन अर्न कर रहे हैं। तो दे आर बेसिकली ट्रेडिंग दैट व्हीकल। वो खुद तो बनाते नहीं हो, मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो यहाँ पे ना डीलर की बात हो रही है। अब नवजीवन मोटर ने जब ह्युंडई कंपनी से कार मंगवाई कि ये मॉडल, ये वेरिएंट, इतने यूनिट हमें भेज दो और इसका बिलिंग कर दो, तो ह्युंडई कंपनी वाले ने नवजीवन मोटर से जीएसटी चार्ज किया। अब नवजीवन मोटर जब वो गाड़ी आपको बेचेगा तो आपके नाम का बिल बनेगा, तो उसके ऊपर वो आपसे जीएसटी चार्ज करेगा या नहीं
करेगा, तो उसको आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप वो डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, एक तरफ वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे कर रहा है, तो वो तो आइडियली आईटीसी मांगेगा या नहीं मांगेगा? उसको तो मिलना चाहिए ना। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। तो जो फर्स्ट पॉइंट में बोला है ना कि फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, तो वहाँ पे बात डीलर की हो रही है कि डीलर को आईटीसी मिलेगा। अच्छा, आप जो गाड़ी खरीद के लेके आए खुद के यूज के लिए, आपने जो जीएसटी डीलर को दिया, आपको उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो पर्सनल यूज हो गया ना, इसलिए आपको आईटीसी नहीं दे रहे। ठीक है। और नॉर्मली जो अपने कार परचेज करते हैं ऑर्डिनरी यूज के लिए, वो 4 सीटर होगी, 5 सीटर होगी, 7 सीटर होगी, उससे ऊपर तो आती भी नहीं है। तो यहाँ तो उन्होंने फिर भी 13 सीटर तक मेंशन कर दिया कि वहां तक आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा। सेकेंड पॉइंट देखो एक्सेप्शन में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ये कौन सी सर्विस हो गई? कैब सर्विस। आपने गाड़ी खरीदी खुद के यूज के लिए नहीं, उसको एज ए टैक्सी चलाने के लिए, ओला उबर वाला जो बिजनेस है उसके लिए। तो गाड़ी आपने परचेज की है, उस पर आपने जीएसटी भरा। अब आप लोगों को उसमें पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दोगे तो उनसे भी तो जीएसटी कलेक्ट करोगे। तो जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हो उसके सामने आप आईटीसी क्लेम करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक आपका आईटीसी अवेलेबल है उसको सेट ऑफ कर लो, बाद में फिर आप कैश पेमेंट करना जीएसटी का स्टार्ट करना। तो ये भी अलाउ किया गया। तो सेकंड पॉइंट जो बोला दैट इज फॉर कैब सर्विस, वो नोट करके रखना तो ध्यान रहेगा। थर्ड पॉइंट, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स। ये मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, देखा है आपने सुबह सुबह तो डरे डरे लोग बेचारे गाड़ी चलाने निकलते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा डर तो आजू बाजू वालों को लग रहा होता है। बड़ा डर लगता है इनके आजू बाजू चला रहे हो। एक तो वो गाड़ी चलाते टाइम इतने कॉन्शियस पे, फर्स्ट टाइम कोई चलाएगा तो डरेगा भी, और सूरत में गाड़ी चलाएगा तो और डरेगा, क्योंकि चारों साइड से नहीं 6 साइड से, ऊपर से भी कोई गिर सकता है, कहीं से भी गाड़ी चला रहे हैं लोग, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। और आप उनके आजू बाजू व्हीकल चलाओ कि उनकी शक्ल देखना, जो गाड़ी चला रहे होते हैं ना, आप हॉर्न मारो, आवाज लगाओ, उनका नाम लेके चिल्लाओ, वो इधर भी नहीं देखेंगे उधर भी नहीं देखेंगे। तो इतना डर लग रहा होता है, जरा इधर उधर देखा गाड़ी डूब जाएगी, और लोग तो आजू बाजू कैसे भी चला रहे हैं। तो मोटर ड्राइविंग वाली जो सिचुएशन है उसमें ऐसा है कि आप अगर ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी सीखने जा रहे हो तो कार खुद की लेके जानी पड़ती है, वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसमें भी अब तो कैटेगरी हो गई ना, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो क्या था, फिक्स चार्जेस है, अब इतने चार्जेस पे करो, जो गाड़ी अवेलेबल है वो सीख लो। अभी उसमें भी उन्होंने कैटेगरी कर दी कि स्मॉल साइज कार सीखनी है, मिड साइज है, या फिर बड़ी गाड़ी सीखनी है, तो चार्जेस उस हिसाब से वो लोग लेते हैं आपसे, और फिर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, वो जो इसका कोर्स होता है कितने दिन का होता है? 8-10 दिन 12 दिन का ही होता है। इतने में गाड़ी सीख जाते हैं क्या? किसी ने सीखने गए हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सीख गए गाड़ी 10-12 दिन में? मुझे तो नहीं लगता इतने शॉर्ट टर्म में आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कैसे चलानी है। आ गई थी एकदम? अच्छा हाँ, मतलब टाइम ज़्यादा चाहिए ना। ये जो 10-12 दिन का क्रैश कोर्स करवाते हैं इसके अंदर तो आई डोंट थिंक कुछ पता चलता होगा। बेसिक ही आइडिया आएगा ना कि भाई कैसे आपको ड्राइव करना है, प्रैक्टिस तो चाहिए उसके बाद, मेन चीज़ वो है। अब उनका पैकेज कैसा होता है, पहले 2-3 दिन डुम्मस वाले खाली रोड पे ले जाते हैं, सुबह सुबह 6 बजे, कोई नहीं है, कहीं भी टर्न ले लेना चलेगा, तो टेंशन नहीं। पहला दूसरा दिन है तो बाजू में जो बैठा वो भी डरा हुआ होगा कि कहीं भी गाड़ी घुमा दी तो खाली रोड पे ले जाओ। फिर जब 3-4 दिन हो जाते हैं तो आपको थोड़ा ट्रैफिक वाले रोड पे ना आफ्टरनून टाइम पे ले जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप तो सीख रहे हो, आजू बाजू जो गाड़ी चला रहा है वो टेंशन में, ये लेफ्ट टर्न लेगा राइट टर्न लेगा, और हॉर्न मारने में तो और डर लगता है। मैं तो वो जो लिखा होता है तुम्हारो वाहन वो 10 फुट दूर रखो, मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। मतलब 1 0 और लगा तू, इस गली से ही मत जाओ जहाँ पे चला रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। और हॉर्न तो गलती से ही मत बजाना इनके आजू बाजू, अगर ये डर गए ब्रेक का एक्सीलेटर हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, आगे जा रहे हैं यू टर्न लेके वापस भी आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत खतरनाक चीज़ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और डराओ मत किसी को, आजू बाजू से आप साइड से चले जाओ, साइड मांगने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी डरे हुए हैं, उनको और डराना ठीक नहीं है। लास्ट दिन पे लेके जाते हैं आपको एकदम ट्रैफिक वाले एरिया में, फुल बिजी आवर में। अब बोले पता चलेगा कितना आपने एक्चुअली में सीखा, तो वहाँ पे पता चलेगा। जब तक ट्रैफिक में टेंशन में नहीं चलाओगे गाड़ी तब तक कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई सामने से भी आ रहा है। अच्छा, अपने यहाँ पे वो है ना कि आप अगर रोड क्रॉस कर रहे हो तो दोनों साइड देखना पड़ता है, इस तरफ से भी कोई आ सकता है, उस तरफ से भी कोई आ सकता है, सामने से भी कोई आ सकता है कुछ पता नहीं, वो टेंशन अलग है। तो 360 डिग्री व्यू आपके दिमाग में चलना चाहिए, कहीं से भी कोई भी आ रहा है आपका ध्यान होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, टर्न इस तरफ ले रहे हैं, बोले आइडियली मुझे यहाँ से कोई आता है वही देखना चाहिए, अब जिस तरफ टर्न ले रहा हूँ वहाँ से भी कोई आ रहा है, पता ही नहीं है। और पब्लिक को फर्क भी नहीं पड़ता, रॉन्ग साइड आने वाले को गाली तो सामने से 2 गाली देके जाता है, क्या बोले। तो ऐसे केस में तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। देखना कभी एक्सपीरियंस होगा आपका, रॉन्ग साइड आते हुए को कुछ बोल के दिखाओ, सामने से 2 बातें बोल के जाएगा, आपको झेलना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, ध्यान दो। तो ये मोटर ड्राइविंग वाले जो हैं, पॉइंट ये है कि इनकी खुद की गाड़ी है ना, आप तो इनको सिर्फ चार्जेस पे कर रहे हो, तो ये जो फीस चार्ज कर रहे हैं उस पर भी जीएसटी लेंगे वो। तो गाड़ी खरीदने पे उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर जो जीएसटी पे किया, और आपसे जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको तो क्रेडिट मिलना चाहिए ना। उन्होंने गाड़ी पर्सनल यूज के लिए खरीदी या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो लॉजिक है कि आईटीसी मिलना चाहिए। इसलिए 3 पॉइंट्स में यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स है उन सब में उनको आईटीसी मिलेगा, ये क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, आया है समझ में। तो ए पॉइंट में मोटर व्हीकल की बात हो रही थी।
अब ये डबल ए और ए बी ना इसी का बाइफर्केशन कर दिया फर्दर, पहले ये सब कुछ साथ में था। डबल ए में उन्होंने बात की है वेसल की और एयरक्राफ्ट की। वेसल का मतलब शिप, ठीक है, एयरक्राफ्ट तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे थोड़ा बजट बढ़ा लेना, मोटर व्हीकल अप टू 13 पीपल नॉर्मल गाड़ी की बात हो रही थी, यहाँ सीधा एयरक्राफ्ट और शिप की बात हो रही। तो अगर आपने परचेज की है तो उस पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्ट करके जो स्टोरी शुरू होगी वहाँ पे क्या होगा, आईटीसी मिलेगा। तो नॉर्मली वेसल एयरक्राफ्ट परचेज करने पे आईटीसी नहीं है, पहले तो नहीं बोल दिया, लेकिन एक्सेप्शन में फिर कुछ सिचुएशंस में आईटीसी अलाउ कर दिया। अब सिचुएशन वही है जो ऊपर भी थी, देख लो पहले 3 पॉइंट तो एग्जैक्टली सेम है ना। 4th पॉइंट भी वही है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। ये एयरक्राफ्ट और शिप चलाना सीखना पड़ता है क्या? एयरक्राफ्ट में क्या टेंशन है, ना डिवाइडर आएगा, ना आगे गाड़ी होगी, ना रास्ते पे कहीं टकरा जाएंगे, कोई पेड़ आ जाएगा, कोई टेंशन तो है नहीं, सीखना पड़ता है, कहीं पे भी चला लो। पार्किंग का भी टेंशन नहीं है, ठीक है, रिवर्स लेके पार्क करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, वो सब भी टेंशन नहीं है। तो सीखना तो पड़ेगा ना, फिर भी उसके कंट्रोल्स एंड ऑल। वेसल में भी तो ये चीज़ होगी, बोले सर शिप तो पानी में चलानी, वहाँ कौन टकरा जाने वाला है, कहीं से भी टर्न ले लेंगे, चलाते चलाते सीख जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। उसमें भी जिन एंटिटीज, ऐसी कंपनीज भी तो होंगी जो आपको एयरक्राफ्ट फ्लाई करना सिखा रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट खुद का लेके जाओगे, वो है ऑप्शन, वो भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा, आपसे चार्ज कर रहे होंगे। तो उसमें भी सेम पॉइंट रहेगा कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो जीएसटी चार्ज करेंगे, सामने उन्होंने जो जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट वो ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट बिजनेस पर्पस के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप ये सब बाई कर रहे हो तो जीएसटी है, आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन पर्सनल यूज के लिए बाई कर रहे हो तो जो जीएसटी पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सिंपल स्कीम है यहाँ पे, क्लियर। उसमें जो ई पॉइंट बोला है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात हो रही है। तो यूजुअली वेसल एयरक्राफ्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी तो यूज होता ही है, तो वो पॉइंट भी वहाँ पे कवर कर लिया। ए बी वाले में देखो, ये इस ब्लॉक का आखिरी पॉइंट है ए बी। इसमें बात हो रही है सर्विसेज और जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस। अब आपने अपनी पर्सनल कार परचेज की तो गाड़ी खरीदने पे इंश्योरेंस करवाना पड़ता है क्या? कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। तो पुलिस वाला क्यों पकड़ता है, इंश्योरेंस के पेपर लाओ, बोलो ऑप्शनल है। कंपलसरी होता है, आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अच्छा, इंश्योरेंस में ना 2 टाइप होते हैं, एक होता है ओन डैमेज, एक होता है थर्ड पार्टी। आइडिया है कुछ? थर्ड पार्टी वाले का मतलब ये है कि आपकी वजह से दूसरे के व्हीकल को कुछ हो जाए, टक्कर हो जाए, उसको चोट लग जाए, तो उसका इंश्योरेंस आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। एक होता है कि एक्सीडेंट हुआ तो दोनों के व्हीकल का नुकसान हुआ ना, तो ओन डैमेज में आपका व्हीकल रिपेयर होगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब कि आपकी वजह से सामने वाले को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो मिनिमम थर्ड पार्टी तो कंपलसरी है ही। ओन डैमेज वाला भले ना हो चलता है, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी। अब जब आप कार परचेज करने जाओगे ना तो वो शोरूम में नहीं होता एक शोरूम प्राइस ऑन रोड प्राइस वैसा होता है। तो इसमें डिफरेंस क्यों होता है, एक शोरूम से ऑन रोड आते आते क्यों खर्चा बढ़ जाता है? आरटीओ के चार्जेस, एसएमसी का कुछ टैक्स होगा, उसमें इंश्योरेंस का पैसा भी ऐड होता है। तो वैसे ऑन रोड प्राइस जो डिफर करता है। अब आपने अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लिया तो उस इंश्योरेंस में भी तो जीएसटी भरा होगा, वो जीएसटी का आईटीसी मिलेगा क्या आपको? नहीं, क्योंकि अगेन पर्सनल यूज है। जब गाड़ी का जीएसटी नहीं दे रहे तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपसे चार्ज कर रही है वो जीएसटी का आईटीसी आपको क्यों देंगे? वो भी नहीं मिलेगा। दूसरा, आप अपनी पर्सनल व्हीकल जब रिपेयर करवाने सर्विस में लेके जाते हो तो उसमें सर्विस का भी तो बिल बनता है। उसमें देखना वो बिल है ना 2 पार्ट्स में बनाते हैं। एक जो आपके पार्ट्स यूज होते हैं ना उसमें जो चेंज कर रहे हैं उसका इनवॉइस अलग होता है, जो लेबर चार्ज करते हैं ना वो उसका इनवॉइस अलग होता है, और दोनों पे उन्होंने अलग अलग रेट के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया होता है। ये जीएसटी का आईटीसी भी नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल यूज है, समझ आ गया। लेकिन आप इसी सिचुएशन में एक्सेप्शन वाले पॉइंट पे ध्यान दो। जो डीलर है ना अपना नवजीवन वाला, जिसने Hyundai कंपनी से गाड़ी मंगवा के रखी, उसके शोरूम पे उसके गोडाउन में 50 गाड़ियां पड़ी हुई है अलग अलग कलर की, अलग अलग वेरिएंट्स की। उसने उसका स्टॉक इंश्योरेंस करवा के रखा होगा या नहीं? उसके गोडाउन में अगर गाड़ियों को कुछ हो जाए तो उसका कितना लॉस हो जाएगा? तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक इंश्योरेंस या इन्वेंट्री इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि भाई जब गाड़ी ट्रांजिट में है, मेरे पास आ रही है, मेरे गोडाउन में है, शोरूम पे है, जब तक सेल नहीं हो जाती तब तक के लिए मैंने इंश्योरेंस करा के रखा है। किसने? डीलर ने। तो डीलर ने भी तो इंश्योरेंस पॉलिसी पे जीएसटी भरा होगा। अब जब आप गाड़ी लेके शोरूम से निकलते हो ना तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम से स्टार्ट हो जाती है, डीलर वाली एंड हो जाती है, और अब आपके नाम से पॉलिसी इशू हो जाती है, गाड़ी का बिल बन चुका है। और देखना, वो कार की डिलीवरी या व्हीकल की डिलीवरी देते हैं ना तो आपको साथ में वो इंश्योरेंस का पेपर बना के देते हैं। बोले आप बिल लेके जाओ, पेपर लेके जाओ, क्योंकि गाड़ी यहाँ से बाहर गई और कुछ हो गया तो फिर इंश्योरेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा होता है। और बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस भी आपने देखे होंगे सोशल मीडिया में, गाड़ी अभी तो लेके निकले और काम हो गया, देखें ऐसे वीडियोस। इसमें वो किया मोटर्स की गाड़ी का आया था, कार्निवल का, और शोरूम से बाहर निकाल के ना ऐसे पतली सी लेन थी और गाड़ी बाहर निकालनी थी, तो वो रैंप पे से गाड़ी उतार रहा था, ओनर जिसने खरीदी सीधा दीवार में ही गाड़ी लेके चला गया, राइट लेना था लिया ही नहीं, तो वही पूरी गाड़ी उसकी आगे से डैमेज हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो सारा खर्चा उसको ही करवाना पड़ता है उस पर। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट बना के रेडी कर देते हैं, फिर बोलते हैं अब गाड़ी लेके जाओ, कि अभी बाहर जाके इंस्टेंटली आपने गाड़ी को डैमेज भी कर दिया ना तो भी इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी। आए समझ में? तो डीलर ने जो इंश्योरेंस लिया था स्टॉक के तौर पे,
उसका उसको ITC मिलेगा। आपने जो यूज़र के तौर पे लिया उसका आपको ITC नहीं मिलेगा। क्लियर। रिपेयरिंग में भी सेम होगा। रिपेयर मेंटेनेंस में एग्जांपल आप टेस्ट ड्राइव मॉडल का ले सकते हैं। टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ियाँ होती है ना शोरूम पे, वो गाड़ी तो डीलर की तरफ से ही होती है। अब उस गाड़ी को इतने लोग टेस्ट करके देख रहे हैं, वेयर एंड टेयर तो होता ही होगा, तो बार बार वो लोग उसका भी रिपेयरिंग सर्विसेज वो सब करते होंगे, उसमें उनके पार्ट्स लग रहे होंगे, उस पर GST जा रहा होगा, उसका ITC वो ले सकते हैं। लेकिन आप जब गाड़ी सर्विस करवाने जाते हो उसका जो GST वाला बिल बनता है उसका आपको ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, क्राइटेरिया क्लियर। तो ये आपका AA और AB वाला जो पॉइंट है तीनों वो पूरे कवर हो गए। उसमें मैंने सारे एक्सेप्शंस और नॉर्मल पॉइंट्स मैंने बता दिए। इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी कंडीशंस फिर कल देखेंगे। ये काफ़ी सारे पॉइंट्स है, टाइम लगेगा।